जैसे कि हमने ओम का नियम पढ़े थे, जो आपका ओम का नियम है वो क्या कहता है आपका, V बराबर आई आर कहता है। ओम का नियम V बराबर आई आर। अब यदि यहां से मैं R का मान निकालू तो क्या होगा, I आ जाएगा आपका नीचे इज इक्वल टू R। लेकिन जो यहाँ पर R है वो क्या है आपका, नियतांक है। क्या है आपका, नियतांक है, मतलब R सदैव नियत रहेगा। चाहे आप विभव को कितना भी बढ़ा ले, देखो क्योंकि यदि आप विभव को जिस अनुपात में बढ़ेंगे उतने ही अनुपात में आपका क्या बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा, जिस कारण जो आपका आर है वो परिवर्तित नहीं होगा। मतलब कि जो आपका प्रतिरोध है वो प्रभावित नहीं होगा, वो सदैव नियत ही रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यदि हमने किसी का विभव V1 कर दिए, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V1 कर दिए और जो उसमें से प्रवाहित हुई विद्युत धारा है वो I से I1 हो गई, तो आपके प्रतिरोध पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आपकी धारा भी बढ़ जाती है, जिस कारण आर का मान सदैव क्या प्राप्त होता है, नियत प्राप्त होता है। हाँ, तो फिर इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई कारक नहीं है, जबकि दो कारक और होते हैं। वैसे तो होते हैं आपके चार कारक होते हैं। पहला कारक होता है आपका चालक की लंबाई, पहला कारक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा कारक होता है आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा होता है आपका पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। और चौथा होता है आपका तापमान। क्या होता है आपका, तापमान। मतलब कि यदि आपको प्रतिरोध को परिवर्तित करना ही है, मतलब प्रतिरोध को या तो कम करना है ज्यादा करना है, क्योंकि देखो प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी अच्छे से धारा बह पाएगी, और जितने अच्छे से धारा बह पाएगी उतना ही हम जो करंट है उसका सही से उपयोग कर पाएंगे। तो हमें प्रतिरोध को कम भी करना पड़ेगा। अब हम विभवांतर बढ़ा के तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि विभवांतर जैसे बढ़ाएंगे आई भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी और आर सदैव हमारा नियत रहेगा। लेकिन यदि हमें कमी करना है प्रतिरोध को, तो हम इन चार कारकों का उपयोग कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, चालक की लंबाई को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, चालक के क्षेत्रफल को या तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति मतलब वो पदार्थ पर भी डिपेंड करता है किस प्रकार से प्रतिरोध होगा आपका। जैसे कि ये आपका बोर्ड है, इसका प्रतिरोध कुछ और होगा। जैसे कि आपका ये फोन है, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। हर किसी का प्रतिरोध अलग होता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा है तापमान, ये महत्वपूर्ण है। हाँ देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहले कारक की, जो है आपकी चालक की लंबाई। तो देखो जैसे कि ये क्या हो गया, आपका एक चालक हो गया, इस प्रकार से एक चालक हो गया आपका। और दूसरा चालक हो गया इस प्रकार का आपका, ये हो गया आपका पहला चालक, ये हो गया दूसरा चालक। अब देखो इस चालक की जो लंबाई है वो क्या है आपकी, कम है, और इस चालक की लंबाई कैसी है, अधिक है। तो हमें देखना है प्रतिरोध कहाँ ज्यादा होगा और प्रतिरोध कहाँ कम होगा। तो देखो यदि प्रतिरोध का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आपका धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले, और धारा कब उत्पन्न होती है, जब आपके आवेश चलते हैं। आवेश चलते मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। मतलब कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो चालक में कुछ अन्य आयन होते हैं जो कि उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। वही क्या आयन क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। अब प्रतिरोध चाहे आयन हो सकते हैं या कोई कारक हो सकता है। हाँ, तो जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो चालक के अन्य आयन उनके मार्ग में क्या करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं। हाँ, तो देखो यहां से क्या हो रहा था, मैं मान लेता हूँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो इस प्रकार से जा रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं। तो बताओ इतने भाग में जो आपके मुक्त आयन होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, है कि नहीं। और यहां से भी आपका क्या बह रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बह रहे थे। अब यहाँ पर केवल इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आयन भी होंगे ऐसे जो इनका क्या करेंगे, रुकावट उत्पन्न करेंगे। और असल जिंदगी में भी होता है, हमेशा होता है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे तो रुकावट आती ही है। तो वैसे ही जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो रुकावट उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पर देखो रुकावट ज्यादा उत्पन्न होगी। क्यों ज्यादा उत्पन्न होगी, क्योंकि चालक की लंबाई क्या हुई है, बढ़ गई है। अब चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन तो वैसी गति करेंगे जैसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुक्त आयन के लिए इतने भाग के गिन रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर इतने भाग के मुक्त आयन गिनने पड़ेंगे। तो मुक्त आयन बढ़ जाते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इस कारण कहा जाता है कि आपका देखो चालक की लंबाई जितनी अधिक, प्रतिरोध भी क्या आया, उतना ही अधिक आया। चालक की लंबाई जितनी कम, प्रतिरोध भी उतना ही कम आया।
मतलब कि बोलते हैं कि जो आपका प्रतिरोध R रहता है वो चालक की लंबाई L के क्या रहता है, अनुक्रमानुपाती। यदि L का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा, और यदि L का मान कम है तो प्रतिरोध भी आपका कम ही आएगा। तो R अनुक्रमानुपाती क्या होता है, L होता है। अब देखो दूसरा है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हाँ, तो देखो इसे हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक इस प्रकार से एक चालक लेते हैं। ये आपका पहला चालक है, एक चालक, और ये है आपका दूसरा चालक। इस प्रकार से देखो, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है, इसका ऑब्वियस बात है, इसका है और इसका कम है। अब देखो जैसे कि ये आपका एक क्या मान सकते हैं, इस प्रकार से आपका एक डोर है, ये दरवाजा है, और इस प्रकार से एक और डोर है आपका ये। यहां से भी कितने लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं, और यहां से भी कितने लोग जा रहे हैं, 20 लोग जा रहे हैं। तो बताओ 20 लोगों को यहां से जाने में ज्यादा आसानी होगी, यहां से ऑब्वियस बात है, यहाँ से, क्योंकि रास्ता आपका जो दरवाजा है वो बड़ा है, जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, तो ये आसानी से जा पाएंगे। जबकि यहाँ पर जब 20 ही लोग जाएंगे इतने छोटे रास्ते से तो थोड़ी वो होगी, क्या बोले, परेशानी होगी थोड़ी बहुत। तो वैसे ही देखो, जब यहाँ से भी कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से भी 20 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो कहाँ से जाने में ज्यादा आसानी होगी, यहाँ से जाने में ज्यादा आसानी होगी। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, है कि नहीं। यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, बहुत कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, प्रतिरोध का मतलब ये नहीं कि मुक्त आयन आएंगे और उसे रोकेंगे, नहीं, प्रतिरोध तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध क्या बन गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ गया, क्षेत्रफल अधिक हो गया तो प्रतिरोध कम हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल रहता है R, वो A के क्या रहता है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। और कि A का मान जितना अधिक होगा, R का मान उतना ही कम होगा, और A का मान जितना कम होगा, R का मान उतना ही अधिक होगा। अब देखो तीसरा आता है आपका पदार्थ की प्रकृति। अब देखो अलग अलग पदार्थों पे अलग अलग प्रकार से डिपेंड करता है। किसी पदार्थ का अलग होता है, जैसे कि वॉच का अलग होगा, आपका मोबाइल का अलग हो सकता है, आपके बल्ब का अलग हो सकता है। हर पदार्थ का अलग अलग अपना प्रतिरोध होता है, तो इस प्रकार से प्रभावित करता है। जो तापमान है उसे हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो देखो ये जो आपका संबंध 1 है और ये जो आपका संबंध 2 है, संबंध 1 और 2 को यदि मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, R अनुक्रमानुपाती L इंटू 1/A हो जाएगा। तो देखो R अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा आपका, L/A हो जाएगा। अब देखो जैसे ही अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटेगा, क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। वो नियतांक क्या हो गया आपका, K हो गया। K मान लेते हैं L/A। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, K L/A। और ये जो आपका K है ना, इस K को हम कहते हैं आपका रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। जहां पर रो का मतलब होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। R क्या है, प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये L चालक की लंबाई है और A है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये है आपका R इज इक्वल टू रो L/A। हाँ, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, ओम होता है। और ये हमने क्यों दिए ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ओम का नियम दिए थे, और उसी नियम से कॉन्स्टेंट आया था आपका R, और उसी के सम्मान में इसका जो मात्रक माना जाता है वो कितना माना जाता है, ओम माना जाता है। हाँ, अब देखो बेसिकली यहां से हम जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो देखो क्या है आपका, R इज इक्वल टू रो L/A है। अब यदि मुझे यहाँ से रो की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A को इधर भेजना पड़ेगा, L को भी इधर भेजना पड़ेगा। तो देखो R अपॉन में इधर में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, डिवाइड बाय, देखो जैसे ही हटा, अब देखो रो इंटू क्या हो गया, L गुणा में इधर आ जाए तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या गया, R इंटू A अपॉन L आ गया। अब देखना जो आपका R है इसका मात्रा कितना होता है आपका, ओम। जो आपका A है उसका मात्रा क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर। डिवाइड बाय लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रो। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो का जो मात्रक आ गया वो कितना आ गया, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। अब देखो यदि मुझे क्या करना, ये तो हमने क्या निकाल लिया, मात्रक निकाल लिए जो कि कितना होता है, ओम इंटू मीटर। अब यदि मुझे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बनानी है तो क्या रूल होता है, हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली राशि उसे भी एक अंक मान लो
और इसे भी एकांक मान लो। तो देखो जैसे मैं इस ए को भी एकांक मानूंगा, एल को भी एकांक मानूंगा, तो आर इंटू वन अपॉन वन इक्वल टू रो, तो आर इंटू वन आर, आर अपॉन वन कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो आर किसके बराबर आ गया, रो के। लेकिन कब आया, जब हमने एल को भी एकांक माने, आर ए को भी एकांक माने, मतलब जब चालक की लंबाई भी एकांक हो जाएगी और आपके चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो जाएगा, तब उस चालक का जो भी प्रतिरोध होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब यदि चालक की लंबाई एकांक हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तब चालक का प्रतिरोधी उस चालक का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, और इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम इंटू मीटर होता है। देखो बेसिकली जो आपका आर का जो मात्रक है वो क्या होता है, आपका आर का मात्रक होता है ओम। अब यदि कई बार जैसे कि आपका विद्युत धारा का जो मात्रा ऐसे मात्रा हो तो वो क्या है, एम्पियर है, तो हमसे एक एम्पियर की परिभाषा पूछता है ना, तो वैसे कई बार एक ओम की भी परिभाषा पूछता है, तो उसे हम देखेंगे वो कैसे बना सकते हैं। देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी अपॉन आई। बताओ वी का मात्रा क्या होता है आपका, वोल्ट। या इसे हम ऐसा कह सकते हैं, जो आपका वी होता है वो क्या आपका विभव एक प्रकार से, और ये आई है वो क्या आपकी धारा है। और ये क्या आपका आर है। हाँ, अब आर का मात्रा क्या लिख लेता हूं मैं, ओम। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रा क्या होता है आपका, एम्पियर। यदि मुझे एक ओम की परिभाषा निकालना है तो इसे भी एक करना पड़ेगा, इसे भी क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। मतलब जब किसी चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, तथा उस चालक में से बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तब उस चालक का जो भी प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। हमेशा याद रखना 1 ओम के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है, जो आपका विभवांतर होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का, और जो आपकी धारा होनी चाहिए वो भी कितने की होनी चाहिए, 1 एम्पियर की होनी चाहिए। तो बेसिकली ये परिभाषा है आपके 1 ओम की। हाँ, अब देखो जो आपका रो भी है ना, ये जो आपका रो है वो भी किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है आपका क्या, पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा है ताप पर। अब हम देखेंगे ताप पर निर्भरता, क्या देखेंगे, इस प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता, और जो तापमान पर निर्भरता इस प्रतिरोध की होती है वही निर्भरता आपकी इस रो की भी होती है।